की इन्वेस्टिगेशन एनआईओ को करने दो। किसके साथ उनका संबंध था, किसने उनको भेजा था, इन्वेस्टिगेशन के बाद में आ जाएगा। Pakistan will continue to play a positive role as an important member of OIC and a friend of both Saudi Arabia and Iran to try to bridge the divide and improve the relationship between the two countries. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तक रात प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये कुछ मामलात हैं इंडिया के हवाले से। वहाँ पे पठानकोट बेस पे जो अटैक हुआ, मियां नवाज शरीफ साहब ने उनसे टेलीफोनिक राब्ता किया। मोदी साहब से भी थोड़ी देर पहले मियां साहब श्रीलंका में बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अब इंडिया और पाकिस्तान के हालात एक नई जहद, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और मोदी साहब को उन्होंने मैसेज दिया कि पाकिस्तान इसमें इसकी मजम्मत करता है और हर मुमकिन मदद दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान करेगा जहां तक मुमकिन होगा। तो ये मामला तो भी चल रहे हैं। पॉजिटिव जेस्चर ये है कि जिस तरह उनकी पॉलिटिकल क़यादत हमेशा बैशिंग शुरू कर देती थी, कोई भी छोटा सा मामला भी होता था, तो अब उस तरह नहीं हो रही। कम से कम जिम्मेदारी का कुछ हद तक मुजाहरा किया है। भारतीय मीडिया गो के बहुत चीखता रहा, बड़ी उन्होंने अजीब अजीब चीज़ें की, कहानियां घड़ना शुरू कर दी थी। कुछ पॉलिटिकल लोग, 8-9 अहम लोग जिन्होंने स्टेटमेंट्स दिए थे, वो भी सारे बैकफुट पे चले गए हैं और अब मामलात मामूल के मुताबिक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चलेंगे। लेकिन एक चीज़ और है, डॉक्टर आसिम साहब ने आज नए इंकशाफात किए। उनके जो नए इंकशाफात हैं उनमें जो अहम चीज़ें हैं वो ये कि जहांगीर सिद्दीकी साहब का जो बैंक है उसमें गैर कानूनी तौर पर 17 अरब रुपए यानी 1700 मिलियन डॉलर जो हैं वो मुंतकिल किए गए। 170 मिलियन डॉलर जो हैं वो मुंतकिल किए गए। नवीद कमर साहब ने इसमें मदद की थी, जिन्होंने SECP से मंजूरी लेकर दी थी और ये पैसा मुंतकिल हो गया था। 2007 से 2015 तक ये जो इनका अपना अस्पताल है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे दहशतगर्दों का इलाज मुआवजा हो रहा था, जिस बुनियाद पे केस बना है डॉक्टर आसिम साहब के खिलाफ, इस अस्पताल में, ज़ियाउद्दीन अस्पताल में 56 सरकारी महकमे हैं या सरकारी इदारे हैं जिनके लोगों के पास इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि इनके मुलाजमीन जब बीमार होंगे तो यहाँ पे जाके इलाज करवाएंगे। अब वहाँ से खबर ये आई कि 2007 से लेकर 2015 तक डॉक्टर आसिम साहब के ज़ियाउद्दीन अस्पताल ने सरकारी इदारों से 300 करोड़ रुपयों से ज्यादा पैसे गैर कानूनी तौर पर, ये जो बिलों की मद में इन्होंने वसूल किए हैं, ये इजाफी पैसे हैं। 300 करोड़ बनता है, 3 अरब रुपए से जायद पैसा बनता है, तो ये पैसा वसूल किया है। 2008 और 2009 में डॉक्टर आसिम साहब कह रहे हैं कि जी मैंने स्टॉक मार्केट में जो मंदी का जो एक रुझान पाया जाता था उसका उन्होंने एतराफ़ किया कि ये हमने किया था। और आज कायम अली शाह साहब की चीफ जस्टिस सिंध से मुलाकात हुई है, पॉजिटिव मुलाकात थी, लेकिन जिस माहौल में ये लोग इसको उंगलियां उठा रहे थे, बट ये सवाल हम रखेंगे पीपल्स पार्टी के आगे, बाकी उनकी मर्जी है जैसे वो उसका जवाब देना चाहें। लेकिन एक और कि क्या अगर डॉक्टर आसिम को रेंजर्स ना पकड़ते, सिंध रेंजर अगर डॉक्टर आसिम को गिरफ्तार ना करती, तो आज क्या वो ये एतराफात कर रहे होते? क्या आज नैब उनकी इंक्वायरी कर रही होती? क्या आज ये करप्शन के जो स्कैंडल्स आ रहे हैं, मेगा स्कैंडल्स, ये सारे सामने आ चुके होते? जो नैब ने आज अदालत में एक रिपोर्ट जमा कराई है डॉक्टर आसिम के एतराफात के हवाले से, जिसमें उन्होंने अरबों रुपए के इंकशाफात किए हैं, क्या वो ये इंकशाफात कर चुके होते? या डॉक्टर आसिम बिल्कुल एक आज़ाद आदमी होते, कोई उन्हें पकड़ता ही ना, कहीं पे एहतसाब होता ही ना? क्योंकि एहतसाब का तो यहाँ पे कोई नामो निशान नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, मैं आज थोड़ी सी इसके ऊपर मैंने रिसर्च की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में एहतसाब कमीशन एक बना था, वो बिल लेकर आ रहे थे कि एक नया इदारा बनेगा एहतसाब का, जो एहतसाब करेगा, ये खत्म हो जाएगी, ये जो पॉलिटिकल तरीके से लोगों को विक्टिमाइज किया जाता है, ये सारा सिलसिला खत्म हो जाएगा। बिल्कुल पाकिस्तान में शफाफ तरीके से इंक्वायरियां होंगी और नैब करप्शन का एहतसाब करेगा। इसहाक डार साहब तो फरमा रहे हैं कि हम करप्शन के खिलाफ हमने जहाज शुरू कर दिया है। लेकिन हुआ क्या कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में एक बहस चल पड़ी। मुस्लिम लीग नून ने कहा कि जो हाजिर ड्यूटी जज होना चाहिए, इसका सरबराह, जो जज अभी हाजिर ड्यूटी है उसको इसका सरबराह होना चाहिए, सर्विंग जज को। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती थी कि जी रिटायर जज जो है वो भी हो सकता है, उसको भी इसमें शामिल किया जाए। इस पर खासा इख्तलाफ रहा दोनों पार्टीज का। फिर एक और चीज आ गई बीच में कि ब्यूरोक्रेट जो है 22वें ग्रेड से ऊपर का, वो भी इसका सरबराह बन सकता है, और इस पे मामला खासा कटाई में रहा। मुस्लिम लीग नून ने कहा कि जैसे ही हम हुकूमत में आ जाएंगे, इनके मंशूर का हिस्सा था कि एहतसाब का अमल शुरू होगा और ये जो एहतसाब कमीशन है इसके ऊपर हम आके फौरी तौर पे काम करेंगे और सर्विंग जज से जो हमारी पॉलिसी है उसको इसकी सरबराही देंगे। अनुशा रहमान साहबा थी जो आजकल वफाकी वजीर हैं, एक जैद हामिद साहब थे, ये दो वो लोग हैं जो इसके ऊपर बड़ा बढ़ चढ़ के उस वक्त बोला करते थे
कि एहतसाब कमीशन बनना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, यूं इसका काम होना चाहिए, पाकिस्तान में लूट मार हुई है उसका हिसाब देना चाहिए, ये दोनों अब जबान से एक लफ्ज भी नहीं निकालते। और तकरीबन 3 साल होने वाले हैं, पौने 3 साल हो गए मुस्लिम लीग की हुकूमत, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को 2.5 साल से ऊपर हो गए। अभी तक ये एहतसाब कमीशन या इसका बिल ये अभी तक एजेंडे पे ही नहीं है, इसके ऊपर एक लफ्ज नहीं बोला गया, इसके ऊपर कोई काम ही नहीं किया गया। ये अभी मुझे रिपोर्टर जो हमारे हैं उन्होंने अभी बताया कि जी हम इंतजार करते रहे हैं कि ये कब आता है, ये अभी तक आया ही नहीं। तो इन चीजों में मैंने आज बात करनी है। मेहमानों को मैं आपसे तारुफ करा दूं, एजाज चौधरी साहब यहाँ पे मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, बड़ी मेहरबानी आपकी। सेनेटर शाहिद सैयद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ANP से चौधरी दानियल अजीज साहब हैं, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, नवाब अली वसान साहब हैं और MNA पाकिस्तान पीपल पार्टी के, और इम्तियाज गुल साहब हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं और इस्लामाबाद में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ आवरी का, तमाम मेहमानों की। सबसे पहले एजाज चौधरी साहब आपका बतौर अपोजिशन ये कसूर है कि अभी तक वो बिल टेबल पे नहीं आया, डिस्कशन में नहीं आया, वो किसी एजेंडे पे ही नहीं। जी बिल्कुल आपने दुरुस्त निशानदेही की है इमरान भाई। मसला ये है कि गुज़श्ता 2.5 पौने 3 साल में पार्लियामेंट के अंदर 4 मरतबा इसका तस्करा PTI के MNAs ने किया, चूंकि ये बिल खुद गवर्नमेंट की तरफ से टेबल किया जाना था और वो हीलों बहानों से यानी आज तक वो टलता रहा है। अलबत्ता तहरीक इंसाफ ने इसकी एक मिसाल कायम कर दी है आपके सामने। खैबर पख्तूनख्वा में एक बिल्कुल आज़ाद आल पावरफुल एहतसाब कमीशन तश्कील दिया है, जो यानी 1 साल की डेलिब्रेशन उसके ऊपर हुई, फिर वो 16 पार्टीज उसको लेके हाई कोर्ट के अंदर चली गई और हाई कोर्ट ने भी उसको रेटिफाई कर दिया और उसको ओके कर दिया और अब वो अपना काम कर रहा है। जो साबिक करप्ट लोग थे वो भी और जो मौजूद भी, कोई स्कैंडल सामने आता है, कोई मसला बनता है उसके ऊपर। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, मैं पाकिस्तानी की बात कर रहा हूं। आपके लोग सिर्फ MP नहीं बने सर, MNA भी बने। मैं यही तो मैं कह रहा हूं, उनका हिसाब देना। लेकिन वो तो यानी हम अपनी तरफ से उस बात को पार्लियामेंट में उठाते रहे हैं। ये तो जिस चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी का बड़ा चर्चा रहा है उसमें पता नहीं बाकी निकात का क्या हुआ है, लेकिन ये नुक्ता वहां पर बिल्कुल तय था कि एक आजाद एहतसाब कमीशन पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर बनाएंगे, जिसके ऊपर हम तवज्जो दिलाते रहे आज तक। इसके ऊपर कुछ नहीं हुआ और बाकी आपने रह गया कि पाकिस्तान में कभी किसी का एहतसाब हुआ, सवाल ही पैदा नहीं होता। इल्जामात से कभी आगे बात नहीं बनी। बड़ी यहां पर बड़ा पीपल्स पार्टी वाले बड़े बुलंदोबांग दावे करते हैं ना जी, इतने बरस जनाब मर्द होर जो है वो जेल में रहा है। वहां हालत यह है कि जब ओरिजिनल पेपर कुटेकना और SCS केस के उन्होंने कहा कि जी वो पेश करें तो हमारा प्रोसिक्यूशन जो है वो फेल हो गया। उन्होंने कहा जी असली कागजात ही नहीं है, पूरा दफ्तर ही गुम कर दिया। इसलिए पाकिस्तान में कभी किसी दर्जे में एहतसाब जो है वो हुआ ही नहीं है। एक हुक्मरान आता है दूसरे को प्रोटेक्ट करता है, दूसरा आता है तीसरे को प्रोटेक्ट करता है। और सिर्फ हुक्मरान ही नहीं, ये पूरी एलीट है, उसमें जर्नैल शामिल हैं, जज शामिल हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट शामिल हैं, उसमें बड़े बड़े यानी ट्रेडर्स और कारोबारी बिजनेसमैन शामिल हैं, सारे शामिल हैं। सर मैं एक इम्तियाज गुल साहब से मुझे पूछने दें। इम्तियाज गुल साहब, एहतसाब करना था ना, ये तो एजेंडा है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से इनकी बात चल रही है। हुकूमत भी आ गई सर, हुकूमत ने टाइम भी पूरा कर लिया 5 साल, उसके लिए बगलें भी बजाएंगे जी जमहूरी हुकूमत ने 5 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन सर वो बिल उधर का उधर ही पड़ा है। और अब ये आए, इन्होंने कहा जी हमें इख्तिलाफात थे लेकिन अब हम आ गए हैं, इतनी मेजॉरिटी के साथ आए हैं, इनको तो रिजॉल्व कर देना चाहिए था सर। देखिए इमरान, मेरा ख्याल है आप तो बड़ी आइडियल सूरत हाल की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने एहतसाब करना होता है वो मेरा ख्याल है फिर अपने घर से शुरू करते हैं। लेकिन आपको याद होगा जब जून 2013 में ये हुकूमत बनी थी, बड़े बड़े वादे किए गए थे कि हम हर काम शफाफ अंदाज में होगा। जो ख़ास तौर पे सहाफ़ी हैं, जो अखबारी नुमाइंदे हैं, इनको सरकारी खर्च पे नहीं ले जाया जाएगा। मैं मतलब इसलिए कह रहा हूँ कि ये तो आपका जो पर्सनल कॉन्डक्ट है वो पहले आएगा कि आया आप एहतसाब या इस नौयत की जो जिस बला का नाम है वो करना चाहते हैं कि नहीं। अभी हफ्ता पहले इस्लामाबाद में मिसाल के तौर पे एक ट्रांसपेरेंसी के नाम पे कॉन्फ्रेंस हुई। पूरे पाकिस्तान से कोई 65 के करीब हमारे जर्नलिस्ट थे, एंकर्स थे, कॉलम निगार थे, उनको बुलाया गया। अभी इस वक्त वजीर आजम गए हुए हैं श्रीलंका, उनके साथ पता नहीं कितने दर्जन लोग गए हुए हैं। तो जब तक ये हमारी वैसे मैं छोटा सा अर्ज कर दूं कि वो जितने भी लोग जाते हैं वो एक ही लिस्ट है,
वही लोग बार बार रिपीट होके जा रहे हैं। मियां साहब ने भी अपनी लिस्ट अच्छी बनाई हुई है कि ये लोग सवाल नहीं करते, ये लोग झगड़ा नहीं करते, ये लोग कुछ पूछते नहीं है, इन्हीं को लेकर चलते हैं हर दफा। मैं तो नहीं, देखिए इमरान, मेरा इससे ताल्लुक नहीं है। मैं ये सिर्फ ये कसूल की बात कर रहा हूं कि जब आप कहते हैं कि जो आवाम का मेहनत पसीने की कमाई है वो पैसा हम ये मुफ्त के जो जंकेट्स हैं, दौरे हैं, इन पे नहीं लगाएंगे, और ये आपने वादा किया था पूरी कौम से जून 2013 में पार्लियामान की अपनी तकरीर में, उस पे तो आज तक अमल नहीं हुआ है। तो फिर तो एहतसाब बिल तो बड़े दूर की बात है, क्योंकि इसी जब आप पर्सनल ये काम शुरू करेंगे तो उसी के बाद फिर दूसरों पे भी आप उंगली उठा सकेंगे, दूसरे के खिलाफ भी काम कर सकेंगे। वो एजाज साहब ने सही कहा कि एक अशराफिया है, पूरे एक क्लब है, तो उसमें सियासतदान भी शामिल है, जज भी, जर्नैल भी, जर्नलिस्ट भी, और सारे मिल मिला के ये काम कर रहे हैं। लिहाजा एहतसाब की बात कोई नहीं करेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ अभी तो कार्रवाई हो रही है ना, कम से कम डॉक्टर आसिम तो गिरफ्तार है और वो इंकशाफात भी कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके दौर में नहीं हुआ, नून लीग ने टिका के हर टॉक शो में उन्होंने कहा कि जी आप क्यों नहीं कर रहे हैं, एहतसाब कीजिए, बिल लेकर आइए, उसके ऊपर वो जो है इदारा बनाइए, आप नैब से जान छूट जाएगी, शफाफ एहतसाब होगा। वो आपके दौर में करते रहे, आप एक दफा भी नहीं बोले। सर डर किस बात का है, बोले ना सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कि जो एजाज साहब ने बातें की और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब का जो केस था उसमें डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गए या उसको उठाया गया, ये किया, देखिए यही तो लोग सियासतदान अपने आप को सियासतदान तो समझते हैं, पर बातें ऐसी बच्चों जैसी करते हैं कि इसमें अफसोस भी होता है, दुख भी होता है। इतना मुल्क का प्रेसिडेंट वो रहा है और 98 में जो उनके ऊपर 100 के करीब केस बनाए गए और वही सैफ रहमान था जो उसको झुके और माफिया भी मांगी और उनके ऊपर केस बने जो ने उनको बरी कर दिया जो केस चल रहे थे। तो इस तरीके से ये बात करना, वो करना, सर मैं एहतसाब कमीशन की बात कर रहा हूं सर, वो उसका अगर आप जवाब दे दें। अपने इक़्तिदार की वजह से हम उन चक्करों में हैं कि हमें कहीं ना कहीं से इक़्तिदार मिल जाए, बाकी हम किसी और पे ऊपर कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ये अफसोस की बात है, जब हम सियासतदान इकट्ठे नहीं होंगे तो ये हालात इस मुल्क की और ये सब सियासतदानों के ऊपर ये बातें भी आएंगी, सब सियासतदानों के ऊपर ये सिलसिला भी चलता रहेगा। बाकी आपने जो एहतसाब अदालत का कहा है तो वो तो हमने तो कहा था, हमने तो असेंबली में भी कोशिश की थी। तो जाहिर ही है जिसकी गवर्नमेंट है वो नहीं आना चाहती तो हम क्या करें। हम तो चाहते हैं कि सिंध में भी होना चाहिए, पंजाब में भी होना चाहिए, केपीके में भी होना चाहिए, हर जगह पे होना चाहिए। अगर आपको ये लग रहा है कि सिंध में करप्शन है, बाकी नहीं खासी बेबसी है सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जो बातें चल रही हैं वो सब कुछ सिंध से ही। हम कब देखिए ये ऐसे मुल्क नहीं चलाया जा सकता, ऐसे मुल्क नहीं चलते जिस तरीके से ये बातें हो रही हैं। जैसे आपने चलाया सर वो ठीक था। पंजाब में भी जाए, पीके में भी जाए, बलूचिस्तान में भी जाए, हम तो चाहते हैं कि जो भी करप्ट हो, करप्शन करता हो, उनको सजा होनी चाहिए, सबके साथ एक जैसा बराबरी वाला सलूक होना चाहिए। अच्छा मैं दानियल अली साहब से मुझे सवाल करना है। दानियल अली साहब जी, दानियल अली साहब मुझे ये बताएं कि अगर रेंजर्स डॉक्टर आसिम को गिरफ्तार नहीं करती तो आज ये करप्शन के इंकशाफात नहीं हो रहे होते। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में एक ऐसा मैकेनिज्म मौजूद है कि डॉक्टर आसिम अब तक रेंजर्स की मुदाखलत के बगैर वो आप 90 दिन निकाल दें, खुद गिरफ्तार हो जाते, आज खुद करप्शन में, करप्शन के केसेस उनके ऊपर बन जाते, नैब उनका एहतसाब कर रही होती और ये सारे के सारे इंकशाफात वो कर रहे होते। आपको लगता है कि ऐसा मैकेनिज्म खुदकार भी पाकिस्तान में मौजूद है? क्योंकि आप तो सर नहीं लेकर आ रहे, आप तो एजेंडे भी नहीं लाए अब तक। इमरान साहब एक मिनट मैं इस पे बात करता हूँ। ये जो डॉक्टर आसिम की बात, मैं वापस आऊंगा ना सर आप 90 दिन रहा है, मतलब देखिए हम अपनी पुलिस के हवाले करते हैं, आप उनको देंगे। अगर 2 घंटे में कोई नहीं बोले तो फिर हमें और अच्छा जी सिर्फ ये करना चाहूंगा जी, छोड़े पुलिस जाए। मैं आपने सवाल मेरे से पूछा जी, अगर आप इजाजत दे दें तो। जी जरूर जी। सबसे पहले मैं एक इख्तलाफ करना चाहूंगा जो आपने पार्लियामेंट के बारे में ये लफ्ज कहे कि बगल बजाते फिरेंगे, मेरे ख्याल में ये गैर मुहज़्ज़ब है, ये नहीं कहना चाहिए था आपको, ये मेरी राय है।
दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आसिम हुसैन साहब अरेस्ट हुए गालिबन अगस्त की 26 तारीख या इस तरह लगभग कुछ, उससे बहुत पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन के तहत नैब के तमाम केसेस जो कि शायद 800-900 की तादाद में थे उनके ऊपर एक्शन लेके उनमें से 179 केसेस जिनमें 150 केसेस जो हैं वो पहले मरले में भेजे गए सुप्रीम कोर्ट में और उसके बाद 29 केसेस जो कि मेगा करप्शन के नाम से थे वो भी भेजे गए। उन 179 केसेस में उसकी तफसील वेबसाइट पे मौजूद है, आप निकाल के जरूर देखिएगा। कितने बड़े नाम से उसमें मजीद गिरफ्तार हुए डॉक्टर आसिम के अलावा? जी नहीं, मैं आपको बात बताना चाह रहा हूं कि डॉक्टर आसिम से बहुत पहले की बात है ये, उसमें मैं बहुत पहले की बात पूछ रहा हूं, सियासतदान नहीं थे जी, वो नहीं, वो अगस्त से एक आध महीना ही पहले आई है जी। तो उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसमें पॉलिटिशियंस जो हैं वो तो 1% थे और जो आपके बाकी सारे हैं जिसमें सबसे पहले ब्यूरोक्रेट्स, उसके बाद बिजनेसमैन और उसके बाद एक्स आर्मी, तो उसमें से 53 केसेस उन 179 में से वो पिछले 10 साल से जुडिशरी के पास ज़ेर समाअत है, प्रॉपर्टी ऑफ द कोर्ट है। उसमें तकरीबन 350 बिलियन रुपीस इन्वॉल्व है। टोटल अगर आप 179 केसेस को देखें तो 1083 बिलियन रुपीस है। तो उनको सर मैं आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी देखिए ना, आज आपके साथ बैठे हैं, पीपल्स पार्टी आपसे एतराज कर रही है कि आप हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। मेरी बात काइंडली मुकम्मल होने दे। मैं जहां तक आसिफ जरदारी साहब की बात है, उनको गिरफ्तार किसने किया वो भी आपको पता है, उनको रिहा किसने किया वो भी आपको पता है, नैब किसने बनाई वो भी आपको पता है, एनआरओ किसने बनाई वो भी आपको पता है। इसलिए काइंडली थोड़ा सा ये बगल बजाने वाली बात और इस तरह लहजे में आप जमहूरियत के बारे में बात ना करें। अगर मैं तो एहतसाब कमीशन की बात पूछ रहा हूं सर कि वो किसने बनानी है। नहीं, आपने ये लफ्ज इस्तेमाल ये भी तो पता चले ना सर, नहीं है। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं, आपको काफी कुछ बता चुका हूं, आप मजीद। अच्छा चले, मेरा सवाल सर, ये तो आपने मुझे माजी बताया ना सर, मेरा सवाल आपसे ये दानियल अजीज साहब कि एक बिल है जो पड़ा हुआ है उस पर बहस नहीं हो रही 2.5 साल से। सर मैं ये जानना चाह रहा हूं कि वो प्रायोरिटी में कब आएगा एहतसाब कमीशन वाला मामला? साल का आपको बता रहा हूं, आपके नाज़रीन के लिए मैं बताना चाहता हूं कि करप्शन के नाम से जमहूरियत के ऊपर वार करना, ये ढकोसला नहीं चलना। आपने करप्शन खत्म करनी, आए मिलकर करते हैं। तीसरा आदमी आप पकड़े उस 179 कैसे करें? आप खुद छोड़ के भाग जाएंगे, दोबारा एनआरओ बनाएंगे। मैं दावे से कहता हूं, पकड़ के दिखाएं, हम साथ हैं। मुझे एक ब्रेक लेना था, मैंने इसी पे बात करनी वापस आगे, और ऐसी बात करनी है इसी इशू पे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहना। वेलकम बैक नाज़रीन जी। मैं शाही सैयद साहब के पास ले जाता हूं इसी मामले को। इसी तरह शाही सैयद साहब देखें, एक बिल है उसके ऊपर बहस हो रहा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में, और उस पर बड़ी जबरदस्त तरीके से मुस्लिम लीग नून जो है वो आती थी, उस पर बहस करती थी, टॉक शो में बात होती थी, और तब वो ठीक था, वो तब जमहूरियत पे वार नहीं था। आज जब हम एक और टॉक शो कर रहे हैं उसी मामले पे कि वो बिल तब तो डिस्कशन होती थी, आज तो 2.5 साल से वो टेबल पे नहीं आया सर, एजेंडे पे ही नहीं है शाही सैयद साहब। तो हमारा पूछना क्या गलत है मुस्लिम लीग नून से कि आप जिस काम के लिए आप इतना जोर लगाते रहे पीपल्स पार्टी के दौर में, आप 2.5 साल से ज्यादा आपको हुकूमत में आए हो गया है, आप क्यों नहीं कर रहे? ये सवाल पूछा है सर सादा। इमरान भाई, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क में बहुत सारी ऐसी खामियां, बहुत सारी गलतियां हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, और ज़्यादातर चीज़ें सियासतदानों में होगा, मगर सियासतदान सिर्फ नहीं है। यहाँ पे अगर आप जुडिशरी भी जाए तो वहाँ भी कमजोरियाँ हैं, आप इलेक्शन कमीशन को देख ले वहाँ भी कमजोरी है। हमारी बहुत सारी गलतियाँ भी, इस बदकिस्मत मुल्क को ना कोई सही सियासतदान आज तक मिला, ना कोई सही जर्नल मिला, जिसका भी है। और एहतसाब तो हुआ लेकिन इंतकाम के लिए हुआ। अगर पीपल पार्टी ने जब भी एहतसाब किया हुआ है तो नून का एहतसाब दुश्मनी के इंतकाम के लिए किया हुआ है, और अगर फिर नून ने भी एहतसाब किया हुआ है तो सैफुर रहमान वाली बात है अभी भी आप सुन रहे हो, तो उन्होंने भी इंतकाम के लिए किया हुआ है। बदकिस्मती तो यही है कि मुल्क के मफाद के लिए काम बहुत कम हुआ। 18 करोड़ आवाम से हम वोट लेते हैं लेकिन उसके लिए अभी तक सोचा ही नहीं है। और मैं ही समझता हूँ कि पार्लियामेंट में हम कोशिश तो करते हैं, बातें तो करते हैं, हर आदमी बोलता है कि एहतसाब होना चाहिए मगर मुझे छोड़ के किसी और का कोई बंदा खुद, जिस तरह से अभी इम्तियाज गुल साहब ने जो बात की मैं उसकी अप्रिशिएट करता हूँ और मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ कि अगर हम अपने घर से शुरू करें, हम अपने आप से शुरू करें तो सबसे बेहतर है, बजाय कि हम ये रीजन लगा कि सिंध पंजाब में नहीं होना चाहिए, पंजाब में क्यों, बलूचिस्तान में होना चाहिए, बलूचिस्तान में क्यों, ये भी बहाने। बाकी अगर ये चीज करे, हाँ ये भी जरूर है कि इस वक्त जो डॉक्टर आसिम को पकड़ा गया वो भी मैं समझता हूँ कि जो वजीरिस्तान से लेकर कराची तक जो दहशतगर्दी को फंडिंग हो रही है, तो क्या ये फंडिंग सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर आसिम ने किया? क्या और फंडिंग करने वाले नहीं है या और एनजीओज नहीं है? मैं तो बोलता हूं कि कम से कम खुदारा एएनपी का कोई गुनाहगार पकड़ लो, पीपल पार्टी का पकड़ो, कोई नून का पकड़ लो, पीटीआई का बंदा पकड़ो, किसी का तो पकड़ो, आम बंदा पकड़ो जो उसने फंडिंग की हो,
क्योंकि इतनी बड़ी फंडिंग एक बंदे की बस की बात नहीं है कि ये सारी फंडिंग जो है वो एक बंदे ने की होगी। सर फंडिंग का इलाज नहीं, वो इल्जाम नहीं है कि हमने इल्जाम इलाज करने का है। हमें एहतसाब मुल्क के फंडिंग का तो मफाद इल्जाम भी करना नहीं है, हमें इल्जाम जो एफआईआर में है वो इलाज करने का है सर। मैं यही अच्छा उसी टेरर फाइनेंसिंग नहीं है, वो टेररिस्ट को सपोर्ट करने का है। अच्छा वो तो अलग है, लेकिन अब अगर इलाज की बात हो जाए तो इलाज अभी इमरान खान ने खुद वो चीज मानी है कि मैंने किया हुआ उसको बाद में पता चला। तो मैं ही बोलता हूँ कि देखो एहतसाब जो हो वो मुल्क के मफाद के लिए हो। यही तरीका हमारे प्राइवेटाइजेशन का भी है। प्राइवेटाइजेशन हम चाहते सब चाहते कि प्राइवेटाइजेशन हो। मोहतरमा ने खुद बोला कि प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, लेकिन उसका तरीका सही करो, मैकेनिज्म बनाओ, सिस्टम बनाओ, मुल्क के मफाद के लिए करो। कोई भी काम अगर प्राइवेटाइजेशन में हो रहा है उससे भी अपने मफाद आते। ये लोग एनआरओ जो लिया उसमें 8000 केसेस थे, वो एनआरओ में कौन कौन शामिल थे, उसमें मर्डर केस थे जो कि वो कर भी नहीं सकते थे। तो इसी तरीके से मैं ही समझता हूँ कि हमने जितने भी एनआरओ दिए या अब सीसीआई का, अब सीसीआई में कई इशू है कि वो सीसीआई में उठाना चाहिए। मफादात जो मुश्तरका मफादात कौंसिल में सीसीआई की मीटिंग नहीं हो रही है, 310 दिन हो गया, 330 दिन हो गया, नहीं हुआ। लेकिन इसमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर जो अवदार नहीं है, मैं सारे वजीर आला पे रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि आइन में इस मतलब बाकायदा लिखा है कि अगर प्राइम मिनिस्टर न करे, कोई भी एक वजीर आला रिक्वेस्टेशन देगा, सीसीआई की मीटिंग हो जाएगी। तो वजीर आला क्यों नहीं कर रहे, वो रिक्वेस्टेशन दे ताकि बात आ जाए वो प्राइम मिनिस्टर पे। बदकिस्मती तो यही है कि हम बातों के हद तक तो सही है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जब आती है बात वो कुछ नहीं होता। अब यही वो चीज है जो आसिफ जरदारी को 11 साल जेल काटने के बाद आपने उसको बाइज्जत बरी कर दिया। ये जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है ये सही नहीं है। वो चीजें जो सबूत सर वो खत बाकायदा स्विस गवर्नमेंट ने एक खत लिखा था कि ये हार जो है ये हार हम देना चाह रहे हैं। जनाब बताइए ये किसका हार है? आपने क्लेम किया था पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने जवाब ही नहीं लिखा उस हार का। उस स्विस गवर्नमेंट के लेटर का अभी तक जवाब नहीं भेजा इन्होंने। मैंने इनसे कई दफा पूछा, ये कहते हैं जी तर्जुमा करवा रहे हैं उसका, वो स्विस जबान में है तो उसका तर्जुमा होगा पहले अंग्रेजी में, फिर उसका जवाब बनाया जाएगा, फिर उसको भेजा जाएगा। बहरहाल वो टाइम बार्ड हो गया। चौधरी साहब जी मुझे आप ये बताएं कि ये अब इस मुल्क के साथ जायज हो रही है कि मुल्क के मफाद के लिए मैं सर कमीशन पे बात करना चाह रहा हूँ, एहतसाब कमीशन पे। अगर आपका इलेक्शन कमीशन सही होता तो इन 122 को ये इलेक्शन से पहले 2 दिन पहले इसको खत्म करता कि भाई, और इन बंदों को 10-10 साल के लिए बैंड लगा देता, क्योंकि जो आपके रूल है वो रूल आपके 10 से 15 लाख है। ठीक है, मुझे अगले मेहमान के पास जाना। चौधरी साहब मुझे ये बताएं कि मैं इसका जवाब अब किससे मांगे? हुकूमत कह रही है कि आप जमहूरियत पे वार नहीं कर सकते करप्शन की आड़ में। हम वो तो नहीं कर रहे, हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि जो आप बनाना चाह रहे थे, जो आपकी अपनी पॉलिसी थी, आपने कहा था, वो आप क्यों नहीं बना रहे या कब तक आप बनाएंगे? हमारा सवाल तो सिंपल है। देखिए मैं आपसे अर्ज करता हूं, रोना तो यही है कि जो लोग हुकूमत में हैं या जो हुकूमत में थे वो सिस्टम की खराबियों का रोना रोते रहते हैं। भाई ये तो हमारा आवाम का काम है रोना कि कोई पाकिस्तान के अंदर मौसर सिस्टम नहीं है चोर को, डाकू को पकड़ने का। और जिस पार्लियामेंट को इतना तकद्दुस हासिल है कि उसके ऊपर कोई लफ्ज या तनकीद नहीं की जा सकती, उस पार्लियामेंट ने फिर ये काम आज तक क्यों नहीं किया? मैं आपको ताजा आज एक बयान बताता हूं। पाकिस्तान के सरमायाकार हैं बहुत बड़े, अकील करीम ढेडी साहब, उन्होंने पता क्या कहा? उसने कहा मेरा मुंह ना खुलवाएं। मसला यह है कि हर बड़े आदमी के पास, जो मैं सियासतदान की बात नहीं कर रहा, मैं इत्तफाक करता हूं वो 1% है, लेकिन ये मुल्क तो लूटा गया है ना भाई, कभी किसी की आड़ में, कभी किसी की आड़ में। लेकिन नहीं सर, हम ये नहीं कह रहे कि सियासतदान को बुरा नहीं कह रहे। एक मिनट सर, मैं पहले तस्दीक कर दूं जी, हम सियासतदान को बुरा नहीं कह रहे, या मैं ये नहीं कह रहा कि सियासतदानों का एहतसाब कर दें। मैं लेकिन ये कह रहा हूं कि इसका हल सियासतदानों के पास है। मैं ये कह रहा हूं कि इस बिल के ऊपर जब काम होगा तो सियासतदान करेंगे, लेजिस्लेचर आप लोग हैं, हम ये इसलिए सवाल सामने रख रहे हैं सर। मेरा पॉइंट भी यही है कि असल में ये सियासतदानों की तरफ बात आती इसलिए है कि कवानीन साजी उन्होंने करनी है, अदारे उन्होंने तश्कील देने हैं, अदारों की कारकर्दगी के ऊपर इन द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक उन्होंने, असल में तो सब के सब यानी खुद बड़ी बड़ी करप्शन में इन्वॉल्व हैं, खुद नाकिस निजाम के अंदर से मफादात हासिल करते रहे हैं। इसलिए कोई एक आदमी भी ना नवाज शरीफ की करप्शन में बात करेगा ना जरदारी की करप्शन में बात करेगा। जब यानी परवेज मुशर्रफ के साथ खड़े थे उस वक्त कहते थे कि नवाज शरीफ बड़ा करप्ट है, लेकिन आज नवाज शरीफ खड़े हैं वो सब पाक साफ हो गया। इसलिए मैं ये कहता हूं कि पॉलिटिशियंस अपनी जिम्मेदारी जब अदा कर लेंगे, मसलन मैं खैबर पख्तूनख्वा की हद तक ये यकीनी तौर पे कह सकता हूं कि वहां पर अगर
किसी को पूरे पाकिस्तान से ये खदशा पैदा हो जाए कि एजाज चौधरी वहां पे जाके करप्शन कर रहा है, वहां उसके पास चले जाएं दरखास्त लेके, आपको उसका बिल्कुल अंजाम पता चल जाएगा क्या होता है। लेकिन अगर पाकिस्तान में ऐसा कोई अदारा नहीं बना और वजीर आजम से इजाजत लेना पड़ती है मंशा के ऊपर केस चलाने के लिए या LNG के मामलात के ऊपर केस चलाने के लिए, तो इसका मतलब है केस नहीं चल सकता, अदारे आगे नहीं बढ़ सकते। और जिस एहतसाब की जरूरत है वो वहां पे आके अटक गया है जहां पर रेंजर्स के इख्तियारात वाकतन, इस बात में पीपल्स पार्टी ठीक कहती है अब कि वो देखें ना, पीपल्स पार्टी भी यही कह रही है, आप भी यही बात कर रहे हैं। दानियल जी साहब, मैं वापस इससे बिल्कुल साहब के पास जाऊं, मैं पहले आपसे आपके पास वापस थ्रो कर रहा हूं इसी डिबेट को कि ये सारे डिमांड कर रहे हैं कि क्रॉस द बोर्ड हो जाए, एहतसाब हो जाए। तो सर लेजिस्लेशन तो आपने करनी है ना सर, बिल आपकी टेबल पे है, जब मर्जी आप एजेंडे में डालें सर उसको। मैं आपसे ये कह रहा हूं जी कि जो इस वक्त हमारे पास केसेस मौजूद हैं, आप लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं जो लेजिस्लेशन हो चुकी है, जो केसेस आ चुके हैं जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दे दी है, और उनके अंदर जो 179 में से 53 केसेस जो टॉप के हैं वो पिछले 10 बरस से प्रॉपर्टी ऑफ द कोर्ट है, यानी उनमें कोई मजीद इन्वेस्टिगेशन कानून साजी की जरूरत नहीं, उनमें फैसला चाहिए तो वो करे ना। बाकी सरकार जमीन जब्त, उनके अकाउंट फ्रीज करे, ना दे उनको जजमेंट है, उनको गिरफ्तार करें, उनमें से निकाले पैसे, कौन रोक रहा है? मैं तो कहता हूं, लेकिन वो हम नहीं कर रहे हैं, उस तरफ जोर नहीं डाल रहे हैं, अदारे के ऊपर हम फोकस नहीं कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया, उनको नहीं पता कि उसमें स्टेटस लिखा हुआ है कि ये कोर्ट में केसेस है, तो आए ना उनको पकड़ते हैं जी। उनको कौन पनाह दे रहा है, कौन बचा रहा है? जुडिशरी के सामने कौन बोल सकता है? तो ये मैं आपको कह रहा हूं कि जब आप इस डगर पे चलेंगे फिर आपको करप्शन की समझ आनी शुरू होगी इस मुल्क में, और उसमें सियासतदान शुमार नहीं होंगे। अच्छा इम्तियाज गुल साहब, ये तो कह रहे हैं कि जुडिशरी के पास है सारा मामला, उन कोर्ट में बॉल है और उनकी तरफ तो ये कहते हैं उंगली भी नहीं उठा सकते सर। नहीं देखिए, तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा मैं इख्तिलाफ करूंगा इससे। आप तमाम तर मामला जो है वो अदालतों के कोर्ट में नहीं डाल सकते, अदालतों के पास इंतजामी इख्तियारात नहीं होते हैं। मसल पावर जो है वो तो हुकूमत के पास होती है, और जिस तरह कराची में अगर ये मामला हुआ है तो मेरा ख्याल है कि दूसरी जगहों पे भी हो सकता है। तो इसमें ये कोई जवाज़ नहीं है कि चूंकि वो केस अदालतों में, अदालतें फैसला दे चुकी हैं, लिहाजा उन्हीं को ये काम करना चाहिए। ये काम हुकूमतों का होता है। इंतजामिया किसको कहते हैं, पार्लियामान मुकन्नना किसको कहते हैं, ये बुनियादी जिम्मेदारी हुक्मरान जमातों की होती है, चाहे वो मरकज में हो चाहे सूबों में हो। कता कलामी माफ इम्तियाज साहब, मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा हूं आपसे, मैं हरगज ये नहीं कह रहा कि किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, कता कलामी माफ। मैं ये आपसे अर्ज कर रहा हूं कि इन केसेस में किसी कानून साजी की जरूरत नहीं है। ये 53 केसेस जो हैं 350 अरब रुपए के, जो कि 230 अरब रुपए जो अंदिया दिया गया था कराची, उससे कदरे ज्यादा है। उसमें जो जोबन दिखाया जा रहा है आसिम हुसैन के केस में कि आनिया जानिया और मीडिया सारे, इन 53 केसेस को भी इसी तरह ही आप प्रायोरिटाइज करें, वो आप नहीं करेंगे। उसकी वजह ये मकासद हो रहे हैं। दानियाल मैं ये कह रहा हूं कि आप जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, या जो लोग या रेंजर्स की बात कर रहे हैं आपने, कि वो मतलब फुर्तियां दिखा रहे हैं डॉक्टर आसिम हुसैन के केस में, अगर वो वहां पे फुर्तियां दिखा रहे हैं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूं, मैं क्लियर कर दूं, उसमें अदलिया अगर ले सकती है तो उनको क्या नहीं पता कि वो केसेस ज़ेरे समायत है, उसमें रेंजर्स का क्या लेना देना है? आप मेरी जरा बात सुन लीजिए ना, उसमें इतने गुस्से की क्या जरूरत है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट फुर्तियां दिखा रही है तो हमारी जो आप काइंडली मेरी बात भी सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो अपनी फुर्तियां दिखा रही है तो हमारी मरकजी हुकूमत को फुर्तियां दिखाने से कौन रोक रहा है? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं आपसे। बिल्कुल, आपके पास वजारतें कानून और आप सारी वजारतें हैं। परवेज रशीद साहब बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इस पे भी आके करें, बताएं जी कौन कौन सा बंदा किधर किधर केस लगा हुआ है, किस किस ने पाकिस्तान का कितना पैसा लूटा है और किस किस से कितना पैसा निकला और कैसे निकाला जाएगा। तो इसके ऊपर किसी ने आपको बात करने से रोका तो नहीं है। मैं तो ले दे के उस बिल की बात कर रहा हूं जो नून लीग जब अपोजिशन में थी बड़ा अहम था, रोजाना उस पर बात करते थे आके हमारे प्रोग्राम में। अब नून लीग जब हुकूमत में है तो उस पर बात क्यों नहीं करते? मैं तो ये जानना चाह रहा था। बात कहीं और निकल जाती, ब्रेक लें, वापस आते। वेलकम बैक नाज़रीन। शाहिद सैयद साहब, मामला यह है कि डॉक्टर आसिम वाला तो ऐसा लगता है कि अंधेरे में तीर चल गया है, बंदा पकड़ा किसी और चक्कर में था, वो करप्शन के बहुत बड़े बड़े केसेस सामने आ गए हैं। अब सिर्फ वही बंदा जिसका करप्शन का पैसा दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हुआ है या उसका दहशतगर्दों से कोई ताल्लुक था, क्या वही नरगे में आएगा, वही काबू आएगा, या जिनका पैसा, जिन्होंने करप्शन तो बहुत की है, पैसा बहुत बनाया, लेकिन वो दहशतगर्दी में इस्तेमाल करने के सबूत नहीं है या किया नहीं है उन्होंने,
तो उनको कैसे ट्रीट करेंगे सर? वो उसके लिए तो कोई मैकेनिज्म है आपके ख्याल में? शाही सैयद साहब, मेरा आपसे सवाल था सर। हाँ, देखिए मैं ये समझता हूं कि जो दहशतगर्दी में पैसा इस्तेमाल हुआ, करप्शन है, अगर इस तरीके से है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये बात पे सच है कि ये सारे जो पूरा पाकिस्तान है ना, इनके करप्शन के केस रेंजर को हवाले करे, वो बोलता हमें कोई इतराज नहीं, मगर सिर्फ सिंध में रेंजर के हवाले क्यों? हमारे इदारे क्यों तबाह बर्बाद हो? हमारा नेब का रोल क्यों सही नहीं है? नेब का पहले से मतलब सेटलमेंट हो गया है लोगों के साथ, ये जो प्री बार्गेनिंग हो रही है ये क्या है? हम इसको भी कंडम करते हैं। प्री बार्गेनिंग करके पैसा लेकर के और बंदे को माफी दिला भी, उसे 2 अरब मार दिए, हिस्सा भी मिलता है ना तो गई, बाकी 1.5 तो मान किया। तो हम ये समझते हैं कि हमारे नेब के भी अपने रोल होना चाहिए, इदारे मजबूत होना चाहिए, हमारे जुडिशरी भी मजबूत होना चाहिए। तो नेब अपना रोल करे, एंटी करप्शन अपना रोल करे, रेंजर अपना अदाकारी अपना काम करे। लेकिन अगर ये सारे हवाले करें तो फिर सिर्फ सिंध ना हो, पूरा पाकिस्तान रेंजर के हवाले कर दे, किसी को कोई तरह नहीं करे, वो भी करे। लेकिन करना जरूरी है, और जितना लेट करेंगे उतना मुल्क के साथ जुल्म करेंगे। होना चाहिए, करना चाहिए, ये अब खत्म होना चाहिए। अब ये बेरहमाना एहतसाब होना चाहिए, इस मुल्क की जरूरत है। ये नवाब साहब, मनपसंद एहतसाब का है ना, एक्चुअली प्रॉब्लम तो आपको ज्यादा हो रही है। तो अगर इदारे काम नहीं कर रहे, प्रॉब्लम है किधर? आप निशानदेही कर देना सर। आपके दौर में तो वो नया इदारा नहीं बना, ये लोग तो अभी तक उसको टेबल पे नहीं लाए। लेकिन मुझे आप ये बता दें कि पीपल्स पार्टी को क्या लगता है, प्रॉब्लम है किधर नियत में? देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को प्रॉब्लम असली नहीं है, असली प्रॉब्लम आप लोगों को है। आप पता नहीं कि कहां से कहां बातें लेके जाते हैं, इस तरीके से नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर दहशतगर्दी का इल्जाम लग सकता है। आप ये सोचे, जिसने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी, जिसने क्या क्या नहीं किया, मोहतरमा की शहादत देखें, भुट्टो साहब की शहादत देखें, आसिफ अली जरदारी साहब के 10 साल जेल देखें, सर डॉक्टर हमारे ऑप्शन भी देखें सर, वो आज ढाई सौ बम ब्लास्ट में मारे गए, और क्या क्या पाकिस्तान पार्टी के ऊपर जुल्म नहीं हुआ। आप ये मुझे बताएं, आसिफ अली जरदारी साहब क्या नेब के कोर्ट में नहीं जाते रहे? जैसे दानियाल अजीज साहब ने कहा, तो वो राजा परवेज अशरफ हो, या यूसुफ रजा गिलानी हो, जो भी है, हर एक जाता है। अच्छा, आपका मनपसंद एहतसाब कौन कर रहा है सर? यही आप बता देना सर, कम से कम। देखिए कौन इस चीज को डिनाई कर रहा है कि करप्शन बाबा करप्शन है तो पूरे मुल्क को देखो ना। आया आपको सिंध में नजर आ रही है और कहीं नहीं नजर आ रही। आप हर जगह पे देखो, अगर करप्शन के देखना है, हाँ जिसका काम है वो अपना काम करे, जिसको सियासत करनी है उसको सियासत करें। आप एंकर हैं, कोई सियासत तो नहीं कर सकते ना। आप अपनी वो एंकरी जाहिर करेंगे इमरान साहब, हर एक को अपना है। जिसका चैनल है वो जाहिर है वो अपने व्यूज में लेके जाएगा, हर एक अपने उसमें ले जाएगा। कहीं से चैनल अपनी, कहीं से आशीर्वाद से लेके आएगा, कहीं से कोई क्या आएगा। देखें, खुदा को हाजिर नाजिर देख के जो भी कहें वो कहें, और देखें हकायक कहां है। सर खुदा को हाजिर नाजिर जान के मैं आपको कह रहा हूं कि ये बिल नहीं आ रहा सर, हमें भी बोलना, खुदा को हाजिर नाजिर जान के सर आपको कह रहा हूं, वो भी हमें कहना होगा। जो इसकी फसाद की जड़ है, ये ब्यूरोक्रेट है, इनको भी समझना होगा। जी अच्छा ठीक है जी। मैं देखें ना, शिकायत तो पीपल्स पार्टी की होती है ना, वो कह रहे हैं जी सिर्फ हमसे मनपसंद एहतसाब हमारा हो रहा है। सिंध में क्यों हो रहा है? क्या खाली सिंध में ही करप्शन है? तो ये मुझे इसका जवाब दानियाल अजीज साहब दे दें आप, कि क्या खाली सिंध में करप्शन है? वैसा एक्शन हमें बाकी जगहों में नजर क्यों नहीं आ रहा? फिर आप ये कहते हैं कि मीडिया दिखा नहीं रहा। सर वाकई इतने बड़े बड़े बंदे कहीं और गिरफ्तार नहीं हो रहे? सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि जो इख्तियारात रेंजर्स के पास है उसका करप्शन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। 2 एक्ट्स है, एक पोपा एक्ट है और एक एंटी टेररिस्ट एक्ट है। इन दोनों एक्ट्स में करप्शन का कोई ताल्लुक नहीं है। ये जरूर है, इसमें लिखा हुआ है कि जहां पर टेररिस्ट फाइनेंसिंग हुई है वो मामला जो है वो देखने के मजाज हैं, क्योंकि वो भी एक ऑफेंस है एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत। और उसके तहत अगर कोई ऐसी चीज उनको मिलती है, कोई अकाउंट्स है या कोई सबूत मिलता है, वो तो आप खुद भी मानते हैं, उनकी अपनी इन्वेस्टिगेशन भी बता रही है कि ऐसी चीज सामने नहीं आई फाइनेंसिंग के हवाले से। तो आप फिर मुझे ये बताएं कि ये जो वाहवेला मचाया जा रहा है किस बात का मचाया जा रहा है। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं इमरान साहब, आप मेरे से इतने वाकिफ नहीं हैं, मेरी सारी जिंदगी
मैं एक इंटरनेशनल लेवल पे एंटी करप्शन का एक्सपर्ट गिना जाता हूं। मैंने जाके दुनिया में टॉप फोरम्स में लेक्चर्स दिए। पाकिस्तान में 800 सफ़े की रिपोर्ट मैंने तैयार की है, जो 34 पब्लिक अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके जन्मदिन से लेकर आज तक इनकी परफॉर्मेंस और इनकी इवैल्यूएशन की है। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं, आप गलत मतलब ना लें, मैं सबसे आगे हूं कि ये एंटी करप्शन ड्राइव ऐसी होनी चाहिए कि दुनिया देखे। लेकिन मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि उसका तरीकाकार ये नहीं है कि आप सियासी इंतशार फैलाएं। उसका तरीकाकार सर ये तो तसल्ली आप नवाब साहब को देना कि इनके साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही। ये तो पीपल्स पार्टी को तसल्ली देने के नहीं, इनके सवाल, इनके शिकवों के सवाल उठते हैं। अदालतें मौजूद हैं। जब उन, एक मिनट के लिए जी, जब वो केसेस के चलान पेश हो चुके हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि उसमें सियासतदान सिर्फ 1% है। मैं बार बार कह रहा हूं, उसकी वजह यह है कि असल जो जोड़ जमकट है इस मुल्क में, जिसको आप शरीफिया, अलीट और पार्लियामेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो पार्लियामेंट नहीं है, वो यहां पर ब्यूरोक्रेसी है। अगर ब्यूरोक्रेसी ना चाहे कि करप्शन हो, 1 रुपया नहीं कोई निकाल सकता कहीं से। और इस बात को जब तक आप समझेंगे नहीं तो दानियल अजीज साहब भी वही कह रहे हैं। सर मैं देखें, एक तो ये है कि जो वावेला मचा रहे हैं ना, तो वावेला तो मचा हुआ है कि वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत पे हमलावर हो गई है। उसकी वजाहत तो की नहीं। दानियाल अजीज साहब की और वसांत साहब की इस वक्त राय बिल्कुल एक लग रही है, लेकिन असल सवाल ये नहीं था। सवाल ये था कि वो एहतसाब कमीशन जो सियासतदानों की पार्लियामेंट के अंदर लोगों की बनाना जिम्मेदारी है, वो क्यों नहीं किया गया, ताकि आज पीपल्स पार्टी को ये खदशा या गिला न होता कि मियां नवाज शरीफ साहब हमारे साथ चार्टर और डेमोक्रेसी में की हुई बात जो है उस पर अमल दरामद क्यों। वक्त खत्म हो गया मेरे पास। मिलकर अगर एक डॉक्यूमेंट जो है उसको अगर मिलकर ये लोग तैयार करते, उसमें एहतसाब का कमीशन जो है उसमें अगर मिलकर काम करते तो आज कोई और शिकायत ना कर रहा होता कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। तो वो जो मिलकर एक इदारा बनाना है या एहतसाब का एक अमल बनाना है, उसमें नाकाम रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून फिलहाल अभी तक उसको एजेंडे पर नहीं लेकर आई। अब तक के लिए इतना ही, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।